नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा की। जी। हमारे पास सी प्रोग्रामिंग व्यापक मार्गदर्शिका के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि सी की बुनियाद क्या है, ये आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है और क्या ख़ास बातें हैं जो इसे लगभग 50 साल बाद भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और ये सोचना ही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना, कि 1970 के दशक की भाषा हाँ। डेनिस रिची ने बेल लैब्स में बनाई थी, मुख्यतः यूनिक्स के लिए। हाँ। वो आज भी इतनी अहम क्यों है, जबकि हमारे पास पाइथन, जावा जैसी कितनी नई भाषाएं आ गई हैं। सही कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम अक्सर सुनते हैं इसकी एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता और पोर्टेबिलिटी के बारे में, पर क्या बस यही वजह है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सी की जो असली ताकत है वो है इसका हार्डवेयर के काफी करीब होना, मेमोरी तक सीधी पहुंच। अच्छा, लो लेवल एक्सेस जिसे कहते हैं। हाँ, लो लेवल एक्सेस। यही चीज इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, जैसे लिनक्स। बिल्कुल, जैसे लिनक्स कर्नल, या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स में जहां हर बाइट, हर क्लॉक साइकिल की कीमत होती है, वहां ये बेजोड़ है। ओके। जो मॉडर्न भाषाएं हैं वो बेशक बहुत कुछ आसान कर देती हैं, पर वो इस लेवल का कंट्रोल नहीं देती। लेकिन इस सीधे कंट्रोल की कोई कीमत भी तो होगी। मेरा मतलब है जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, वो तो काफी मुश्किल सुना है सी में। निश्चित रूप से। देखिए, जहां जावा या पाइथन में गार्बेज कलेक्टर है जो मेमोरी साफ करता रहता है, हाँ। सी में ये पूरी जिम्मेदारी डेवलपर की है। आपको मैलॉक से मेमोरी लेनी है और फ्री से लौटानी है। अच्छा। अगर इसमें चूक हुई तो मेमोरी लीक या दूसरी गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक चुनौती है, पर इसी वजह से ये इतनी पावरफुल भी है। ये कंट्रोल ही इसे परफॉर्मेंस क्रिटिकल कामों के लिए, मतलब जहां स्पीड सबसे जरूरी है, वहां अहम बनाता है। तो ये एक तरह का, क्या कहूँ, समझौता है, ज्यादा कंट्रोल के बदले ज्यादा जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और इसी बुनियाद पर तो C++, जावा, C# जैसी कई भाषाएं खड़ी हुई हैं। आप TOP इंडेक्स देखें, सी आज भी टॉप पर रहती है अक्सर। हाँ, ये तो है। इसका असर बहुत गहरा है, और सी सीखना सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं है, यह आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, मेमोरी कैसे काम करती है उसकी एक बुनियादी समझ देता है। सही। चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर थोड़ी बात करते हैं, जैसे वो फेमस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हाँ, #include stdio.h। हाँ, इनपुट आउटपुट के लिए। फिर मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम शुरू होता है। जी, और प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सी एक प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल भाषा है। स्ट्रक्चर्ड भी। हाँ, और स्ट्रक्चर्ड कोड को फंक्शंस में बांटा जाता है, और ये स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब वेरिएबल का टाइप कंपाइल करते समय ही तय हो जाता है, जिससे गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं। हाँ, और ये केस सेंसिटिव भी है, मतलब छोटे और बड़े में फर्क है। डेटा टाइप्स की बात करें तो इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये तो है ही। लेकिन स्ट्रिंग्स वो थोड़ी अलग है शायद। हाँ, सी में स्ट्रिंग कोई अलग से बिल्ट इन टाइप नहीं है। वो असल में कैरेक्टर्स का एक एरे होता है। अच्छा। जिसके आखिर में एक नल कैरेक्टर यानी 0 लगा होता है। अच्छा। जैसे 4 नेम इक्वल्स डीप डाइव लिखेंगे तो मेमोरी में DEEP स्पेस DIVE और फिर 0 स्टोर होगा। ओके, ये समझना जरूरी है। जी। और ऑपरेटर्स, गणित वाले, तुलना वाले, लॉजिकल वाले तो ठीक है, पर ये बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड, और, सौरभ, जीरो, इनका क्या रोल है आजकल? सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम्स में आज भी बहुत ज़्यादा। अगर आपको हार्डवेयर रजिस्टर से खेलना है, या डेटा को कम जगह में फिट करना है, या एकदम निचले लेवल पर ऑप्टिमाइज करना है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स ही काम आते हैं। बाकी कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे इफ, एल्स, स्विच, लूप्स जैसे फॉर, व्हाइल, वो तो जैसे दूसरी भाषाओं में होते हैं वैसे ही इसमें भी हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस और पॉइंटर्स पर। फंक्शंस तो ठीक है कोड को बांटने के लिए, पर पॉइंटर्स, इनके बारे में बहुत सुना है कि ये पावरफुल हैं पर खतरनाक भी। पॉइंटर्स कह सकते हैं सी का दिल है। ये खुद वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रखते हैं। जैसे int ptr इज इक्वल टू एंड var। बिल्कुल, इसी से आप मेमोरी को सीधे मैनिपुलेट कर पाते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम पर मेमोरी लेना छोड़ना मैलॉक फ्री के साथ, वो पॉइंटर से ही होता है। अच्छा। और लिंक्ड लिस्ट जैसे एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर भी इन्हीं से बनते हैं। हाँ, गलत इस्तेमाल हुआ तो प्रोग्राम वहीं क्रैश, लेकिन सही इस्तेमाल से परफॉर्मेंस में जबरदस्त फायदा होता है।
आजकल की भाषाएं इन्हें छुपा देती हैं, पर सी आपको ये रॉ पावर देती है। डाल सकते हैं। ओके, कस्टम डेटा टाइप बनाने जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल्स जोड़ने के लिए, या हैशटैग डिफाइन मैक्रो या कांस्टेंट बनाने के लिए। ये कंपाइल होने से पहले कोड को तैयार करते हैं। तो अगर हम सार निकालें, सी एक पुरानी भाषा जरूर है, लेकिन आज भी बेहद शक्तिशाली, एफिशिएंट है और हार्डवेयर पर गजब का कंट्रोल देती है। जी। हाँ, इसमें थोड़ी जटिलताएं हैं, खासकर मेमोरी को लेकर, पर इसकी जरूरत खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, गेम इंजन हो, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हो या छोटे एम्बेडेड डिवाइस, इन सब जगहों पर सी या C++ का ही दबदबा है। ये बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अदृश्य नींव है। तो इसे सीखना सिर्फ कोडिंग सीखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि असल में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे इंटरैक्ट करता है। सही कहा, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या भविष्य में भी हमें ऐसी भाषाओं की जरूरत रहेगी जो डेवलपर को इतना सीधा कंट्रोल और इतनी जिम्मेदारी देती हैं? या फिर ऑटोमेशन और एब्स्ट्रैक्शन ही आगे का रास्ता तय करेंगे? सी का आज भी मौजूद होना हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।